त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं और इस वक्र को तैयार कैसे करते हैं। तो इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र को जानने से पहले हमें समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि देश में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है उसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। तो देश में उपलब्ध साधन और तकनीकी ज्ञान, अर्थात किसी देश में जितने साधन क्या हैं उपलब्ध हैं और जितना उसके पास तकनीकी ज्ञान है उसके द्वारा वह जिन जिन वस्तु में जैसे कितना लोहे का प्रोडक्शन कर सकता है, कितना कोयले का उत्पादन कर सकता है, कितना गेहूं का कर सकता है और कितना चावल का कर सकता है। ये तो कुछ वस्तुओं के उदाहरण हुए। दूसरा आता सेवाओं में आता है जैसे बैंकिंग की सेवाएं, अर्थात जो बैंक हैं वो सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो होटल हैं वो भी क्या करते हैं, सेवा ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बीमा जो कंपनियां हैं वो भी क्या करती हैं, सेवा देने का काम करती है। इस प्रकार से डाक और तार ये भी क्या करती हैं, सेवा देने का काम करती हैं। तो ये आ गया सेवाओं के उदाहरण। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है किसके द्वारा, देश में उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है उसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। इस प्रकार से ये तो यहाँ पे परिभाषा हुई। थोड़ा सा इसको और भी सरल भाषा में समझ लेते हैं। देश में उपलब्ध साधनों या संसाधनों का अर्थ है कि देश में जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जबकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। इसी प्रकार से तकनीकी ज्ञान भी क्या होता है, सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। तो देश में उपलब्ध संसाधन और तकनीकी के द्वारा जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है उसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। तो प्रत्येक देश में जो उपलब्ध संसाधन है और तकनीकी ज्ञान है वो अलग अलग है। यदि हम जापान की बात करें और अपने देश इंडिया की बात करें तो दोनों में क्या है, उत्पादन की संभावनाएं अलग अलग होती हैं। क्योंकि हमारा देश जो तकनीकी मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो जापान क्या है, आगे है। ओके, तो इस प्रकार से ये हुई अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं या उत्पादन संभावना की परिभाषा। अब इसके बाद आता है कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिसे उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी के ज्ञान के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह हुई परिभाषा। तो उत्पादन संभावना जो वक्र है वह दो या दो से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसे विभिन्न संयोगों को बतलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को बतलाता है। कॉम्बिनेशन मीन संयोगों को बतलाता है कि जिसे उपलब्ध संसाधन, अर्थात देश में जो उपलब्ध साधन है और जितना तकनीकी ज्ञान है उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ये बतलाने का काम करता है उत्पादन संभावना वक्र। तो इस प्रकार से एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिसे उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में या किसी देश में उत्पादित किया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र के बाद आता है उसकी मान्यताएं, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र कुछ मान्यताओं पे आधारित है। तो पहली मान्यता क्या है उसकी कि उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं, अर्थात जिस समय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उस समय वे साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। माना कि कोई किसान गेहूं उगाता है अपने किसी खेत में,
तो खेत का जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग मीटर पे यदि उसने फसल बो रखी है तो उसका क्षेत्रफल न घटेगा और न बढ़ेगा। इस प्रकार से भूमि क्या है, उत्पादन का एक साधन है। तो इस प्रकार से वो साधन कैसे मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया गया। माना जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि 200 वर्ग मीटर है तो 200 वर्ग मीटर ही रहेगा, ठीक है। यदि उसको 300 कर दिया जाता है, 400 कर दिया जाएगा तो फिर उत्पादन संभावना वक्र तैयार नहीं होगा। अगला है तकनीकी ज्ञान का स्थिर होना, अर्थात जिस तकनीकी से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है वह तकनीकी स्थिर होनी चाहिए। माना किसान खेत जोतने का काम बैलों के द्वारा करता है, बैलों से हल लगाता है, तो वह उसी तकनीक का प्रयोग करेगा। और यदि उसके स्थान पर यदि वो ट्रैक्टर का यूज करता है, इसको बदलकर, अर्थात कुछ क्षण उसने क्या किया, बैलों के द्वारा हल लगाया और उसके बाद उसने ट्रैक्टर द्वारा हल लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस तकनीक का यूज कर रहा है, अर्थात हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि कोई किसान अपने खेत को जोतने का जो काम कर रहा है वो बैलों के द्वारा कर रहा है, तो बैलों के द्वारा ही करेगा। तो वो तकनीकी अर्थात स्थिर होनी चाहिए, अर्थात बदलनी नहीं चाहिए। अगला आता है संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग, अर्थात उत्पादन में जो साधन लगाए गए हैं उनका क्या करना है, पूर्ण और कुशलतम उपयोग करना है, कि जिससे कि अधिक से अधिक क्या हो सके, उत्पादन हो सके, ठीक है। तो पूर्ण और कुशलतम उपयोग होना चाहिए, अर्थात अपूर्ण इनका उपयोग नहीं होना चाहिए संसाधनों का, और नहीं अकुशलतम उपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उत्पादन संभावना वक्र तैयार नहीं होगा। तो चौथा है दो वस्तुएं, उत्पादन संभावना वक्र में हम दो वस्तुओं को ही दर्शा सकते हैं। दो से अधिक वस्तुओं को दर्शाना क्या है, कठिन होता है या असंभव है। इसलिए जब भी उत्पादन संभावना वक्र तैयार किया जाता है तो दो ही वस्तुओं को दर्शाया जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं के बाद आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। इसकी केवल मात्र दो विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता है, यह वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकता है, अर्थात जो उत्पादन संभावना वक्र है इसका ढाल जो होता है वह ऋणात्मक होता है। ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ये नीचे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वक्र पे हम केवल दो वस्तुओं को दर्शाते हैं। तो यदि एक साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा को घटाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका जो ढाल है वो हो जाता है ऋणात्मक या बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, जैसे कि मांग वक्र का ढाल होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है कि यह वक्र नतोदर ढाल वाला होता है, अर्थात जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका ढाल होता है नतोदर ढाल। तो नतोदर जो ढाल होता है यह क्यों होता है, इसलिए होता है कि जब दो वस्तुओं का उत्पादन एक साथ किया जाता है तो उसके अनेक संयोग बनते हैं। तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना पड़ता है, क्योंकि साधन क्या है, सीमित हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो संभावनाएं होती हैं वो सीमित ही होती हैं। तो इसलिए दोनों साधनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जब हम एक साधन को बढ़ाते हैं और एक साधन को घटाते हैं, तो इस प्रकार से एक साधन को बढ़ाने के लिए दूसरे साधन को घटाने का अर्थ हो गया कि उसका त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिस कारण से उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वह नतोदर ढाल हो जाता है। तो नतोदर जो ढाल है इसका ठीक उल्टा जो ढाल होता है उसे कहते हैं उन्तोदर ढाल। अब उत्पादन संभावना वक्र को इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र को बनाने के लिए आपको एक तालिका बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो तालिका यहाँ पे मेरी बना रखी है। तो इसके 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहले में लिखेंगे विकल्प, ऑप्शंस या संयोग लिखा जाएगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। दूसरे में लिखेंगे गेहूं और तीसरे में लिखेंगे चावल। संयोग में हमने क्या कर दिया कि ए से लेकर ई तक के संयोग ले लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 0 से लेकर और 4 तक की डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 65, 50, 30, 20 ये डिजिट मैंने ली हैं। तो इस प्रकार से जो ये तालिका है
एकदम से कैसी है, काल्पनिक तालिका है। ठीक है, तो यदि कोई किसान क्या करता है, अपने खेत में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन करता है और उसके खेत का क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके खेत का क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग मीटर है। तो उसके पास यहां पे 3 विकल्प आते हैं, उसके पास 3 विकल्प हैं। यदि वो क्या करता है कि पहले विकल्प का प्रयोग करता है, ठीक है, अर्थात गेहूं के विकल्प का उपयोग करता है और वो 4 की 4 जो इकाइयां हैं वो किस पे प्रयोग कर देता है, किसके उत्पादन में प्रयोग कर देता है, गेहूं के उत्पादन, अर्थात पूरा का पूरा गेहूं बो देता है ई वाले संयोग पर। तो ऐसी स्थिति में उसके पास चावल के लिए जमीन नहीं बचेगी। ठीक है, पहला विकल्प तो ई हुआ। तो पहले विकल्प में वो गेहूं ही उत्पादित कर सकता है अधिकतम 4 इकाइयों का होके ई पे, और उस समय चावल का उत्पादन 0 हो जाएगा। दूसरा विकल्प है उसके पास ए वाला, कि वह यहां पर केवल चावल का ही प्रोडक्शन कर सकता है, चावल का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, 65 इकाइयों के बराबर। तो ऐसी स्थिति में उसके पास गेहूं के लिए जमीन नहीं बचेगी, अर्थात गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकता है। अब उसके पास आता है तीसरा ऑप्शन, तीसरा जो विकल्प है उसके पास, ठीक है, वह है कि वह कुछ इकाइयां गेहूं का उत्पादन करे और कुछ चावल का उत्पादन करे। ओके, तो पहला जो था यहां पे तो आ रहा है केवल वह चावल का ही कर सकता है, लेकिन बी पे देखिए कि वो 1 इकाई गेहूं का उत्पादन कर सकता है और 50 चावल का प्रोडक्शन कर सकता है। इसी प्रकार से सी पे देखिए कि गेहूं की 2 इकाइयों का और चावल की 30 इकाइयों का प्रयोग कर सकता है या उत्पादन कर सकता है। तो डी पर वह 3 इकाई गेहूं का और चावल की 20 इकाइयों का क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये तालिका आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। पहले बता चुका हूं यह तालिका जो है एकदम से काल्पनिक है, और इस तालिका में क्या दर्शाया जा रहा है कि एक किसान के पास माना 200 वर्ग मीटर जमीन है और उस पे वो क्या करना चाहता है, गेहूं और चावल का उत्पादन करना चाहता है। तो उसके पास हैं 3 विकल्प, 3 ऑप्शन उसके पास हैं कि यदि वह पूरी जमीन पे क्या कर देता है, गेहूं का उत्पादन करता है 4 इकाइयों तक, तो खेत नहीं बचेगा चावल के उत्पादन के लिए। ऐसी स्थिति में चावल हो जाएगा 0। ओके, दूसरा विकल्प उसके पास क्या है, यदि वो चावल ही चावल उगाता है उसी खेत पे, तो वो 65 इकाइयों के बराबर चावल का उत्पादन करेगा, और यहां पर 0 लिखा हुआ है तो गेहूं का उत्पादन नहीं करेगा। तो तीसरा जो उसके पास सबसे अच्छा विकल्प है, यदि उसको जरूरत है गेहूं और चावल दोनों की, तो क्या करेगा, बी से, अर्थात 1 इकाई गेहूं का करेगा और 50 किसकी करेगा, चावल की करेगा। उसके बाद 2 करेगा गेहूं की और 30 करेगा चावल की। इसी प्रकार से 3 करेगा गेहूं की और उसके बाद 20 करेगा चावल की। तो इस प्रकार से ऐसे करके वो दोनों प्रकार की फसलों का एक ही खेत में क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है या उत्पादन कर सकता है। अब बात आती है कि अब हमने इस तालिका की सहायता से एक रेखा चित्र, इसको रेखा चित्र कहते हैं, इसको डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ भी कहते हैं, या फिगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 अक्ष अर्थात 2 लाइनें, एक वर्टिकल लाइन की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी लाइन कैसे तैयार होगी कि यहां पे लिखेंगे आप 0, यहां पे लिखेंगे y और यहां पे लिखेंगे x। तो इस प्रकार से जो पड़ी रेखा है इसका टाइटल होगा गेहूं, अर्थात इस पे हम गेहूं को दर्शाएंगे। ठीक है, गेहूं कितना है, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, 4 इकाइयों तक। तो 1 2 3 4 ये 0 हो गया। ओके, अब देखिए ये जो खड़ी रेखा है y अक्ष, इस पे हमने क्या करना है, चावल दिखाना। अधिकतम संख्या कितनी है, 65, और न्यूनतम संख्या कितनी है, 20। तो 20 भी आएगा तो 30 भी आएगा, 50 भी आएगा, 65 आएगा। तो इसलिए सुविधा के लिए मैंने क्या कर दिया है, इस पूरी रेखा को 7 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्केल की सहायता से निशान लगा दिए। ऐसा ही आप करेंगे। तो अब यहां पे देखिए 10 20 30 40 50 60 और 70 तक आप लिखेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये तो चावल को दर्शाएगा और इधर ये गेहूं को दिखाएगा। ठीक है, कि कितनी कितनी इकाइयों का वह उत्पादन कर सकता है। अब देखिए पहला है ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, ए पे है 0, गेहूं करेगा 0, तो गेहूं का प्रोडक्शन यहां से 0 है, ये गेहूं है 0 है, और चावल है उसके सामने 65। तो 65 कहां पे आएगा, 60, और इसके ठीक ऊपर क्या आ जाएगा 65। ठीक है, कि 70 और 60 के बीच का अंतर है 10,
तो ये इसको आधा करेंगे तो 5, यहाँ 65, यहाँ पे 1 क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नजर डालेंगे बी पे, 1 के सामने है 50। ठीक है, तो 50 यहाँ पे है, तो इस रेखा को यहाँ बढ़ाएंगे और ठीक यहाँ से नीचे की ओर ले जाएंगे इसको। ठीक है, खींच के, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरे के सामने 30 है, तो 30 यहाँ पे है, इस रेखा को यहाँ बढ़ाएंगे और फिर इसको नीचे खींचेंगे, 2 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे को लेते हैं। तीसरे के सामने कितना है, 20, तो 20 ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जाएगा 3 तक। ठीक है, चौथे पे है 4। ठीक है, उसके सामने कितना है, 0, तो चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है और 0 यहाँ पर है। इस प्रकार से हम कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये होगा, इस प्रकार से ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 बिंदु हुए। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो कर्व तैयार हो गया या वक्र तैयार हो गया, इसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, कि जो क्या दर्शा रहा है, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शा रहा है कि ए के बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग और ई संयोग, जहां पर क्या हो रहा है, गेहूं और चावल के संयोगों को दर्शा रहा है कि जिसका कि कोई किसान अपने खेत में उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस रेखा चित्र को बनाएंगे। उसके बाद देखिए, इस रेखा चित्र अर्थात ये तो लक्ष्मण रेखा होगी कि जिसपे उसे उत्पादन करना ही करना है, अर्थात उसे अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है। अब इसके बाद देखिए एफ तो उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर था, उसके पास खेत है 200 वर्ग मीटर, तो 200 वर्ग मीटर से बाहर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, लिमिटेड है उसके पास जमीन, तो अर्थात वो एफ बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, अब आता है एक बिंदु हमने यहां अंदर जी ले रखा है, अर्थात इस वक्र के अंदर जी वो किसी बिंदु को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जी पर वह अपने संसाधन अर्थात गेहूं और चावल का मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, कुशलतम उपयोग अपने संसाधनों का, अपनी जमीन का नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहां तक उत्पादन नहीं करेगा वो। अर्थात इस वक्र के अंदर उत्पादन का जो कुशलतम उपयोग का वक्र बनेगा वह ए बी सी डी ई। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो इन संयोगों से बनता है आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब पहले हमने लिया था कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या होती है, 2 विशेषताएं होती हैं। पहला बताया था कि इसका जो ढाल है, अर्थात ऐसे ढाल वाला जो वक्र होता है, ये होता है ऋणात्मक ढाल वाला। कैसे ढाल वाला होता है, ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कि यहां पर 0 है, यहां पर 0 है और यहां पर 65 है, अर्थात जब गेहूं का प्रोडक्शन उत्पादन 0 है तो चावल का 65 इकाइयों के बराबर प्रोडक्शन है। अगला देखिए, एक अर्थात गेहूं की 1 इकाई बढ़ाई जाती है तो चावल की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब चावल की मात्रा 50 आई तब जाके ये आगे की ओर बढ़े, ये अर्थात ये नीचे की ओर घटेगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर ये 50 के बाद 30 पे आया तो इसको अर्थात ये चावल की मात्रा घटी और इधर क्या हुई, 1 से बढ़कर 2 गेहूं की मात्रा बढ़ गई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे चावल की मात्रा को घटाया जा रहा है वैसे वैसे गेहूं की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, गेहूं की इकाइयों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे इस वक्र का ढाल कैसा हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। अर्थात ये बाएं से, अर्थात ये बायां भाग होगा और ये दायां हो गया, तो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुक रहा है और ऐसा ढाल कहलाता है ऋणात्मक ढाल। और ऐसा ही जो ढाल होता है वह मांग वक्र का भी होता है। अब दूसरा आता है कि इसका जो ढाल होता है, अर्थात ये जो ढाल इस प्रकार का बना रखा है, यह है नतोदर ढाल। इस ढाल को क्या कहते हैं, नतोदर ढाल। तो नतोदर ढाल कैसा, ये तो आपको बता ही देना, नतोदर ढाल। और नतोदर ढाल का जो उल्टा होता है वो होता है उन्तोदर ढाल। इस प्रकार से कोई कर्व है, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, तटस्था वक्र, तो इस प्रकार का जो ढाल होता है इसे कहते हैं उन्तोदर ढाल। और ये जो ढाल है इसे बोलते हैं नतोदर ढाल। ठीक है, अब ये नतोदर ढाल भी क्यों होता है, अब देखिए इसी में देखिए कि 1 2 3 4 अर्थात 1 2 3 4 की ओर बढ़ते हैं, तो या इधर ये बढ़ता है, 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले 65 हो रहा था तो 1 पे क्या हो गया, चावल की मात्रा घट गई। जब क्या हुआ, गेहूं की 1 इकाई बढ़ी, ये दूसरी बढ़ाते हैं तो चावल का प्रोडक्शन क्या होगा, और कम होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि गेहूं को बढ़ाते हैं तो चावल की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और चावल के उत्पादन को घटाया जा रहा है।
और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वक्र हमारा क्या होगा, विभिन्न संयोगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, यदि हमने गेहूं की, यहाँ पे उदाहरण ले रखा, गेहूं की मात्रा को 1 2 3 4 की ओर बढ़ाते हैं तो चावल की मात्रा घटेगी, अर्थात चावल का त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा या उसका उत्पादन कम करना पड़ेगा। इसलिए इस वक्र का जो ढाल होता है वह कैसा हो जाता है, नतोदर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये ढाल है उन्तोदर, और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा ऐसा करके, जैसे बनाई रखा है ये हो जाएगा नतोदर ढाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तालिका के माध्यम से आसानी से इस रेखा चित्र को बना सकते हैं। इसको फिगर, डायग्राम, ग्राफ जो भी कहते हैं आप बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया उसको रिपीट कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं किसे कहते हैं। उसके बाद बताया कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, फिर बताया उसकी मान्यताएं, क्योंकि मान्यताएं प्रत्येक जो भी सिद्धांत होता है उसकी मान्यताएं होती हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर जगह जो भी परिभाषा आती है उसमें लिखा अन्य बातें समान रहने पर, तो वो मान्यताएं होती हैं जो कि क्या होती है, अन्य बातें होती हैं। तो भी मैंने आपको बताई, विशेषताएं बताई। ठीक है, और विशेषताओं को यहां भी क्लियरफाई कर दिया। ठीक है, कि वक्र क्या होता है कि बाएं, अर्थात ये बायां भाग है और ये दाएं की ओर नीचे झुकता है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरा बोला कि इसका जो ढाल होता है वो नतोदर होता है, इस प्रकार का जो ढाल होता है नतोदर होता है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, कॉनकेव, और इस प्रकार से ये कॉन्वेक्स वाला ढाल होता है। तो इस प्रकार से यहीं पर आज हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र का लेक्चर है वह समाप्त होता है।